हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो जहां पे हम बात करेंगे इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट के सेकंड कंसेप्ट के ऊपर, इनके सेकंड वीडियो के ऊपर। जिसने तक प्रीवियस वीडियो ना देखा हो आराम से जाए प्लेलिस्ट के अंदर और प्रीवियस वीडियो देख के आए जहां पे मैंने इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट के बेसिक कंसेप्ट की यानी कि इंट्रोडक्शन की बात की थी। और भाई इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने वही समर पे जाए 9667836336 यहां जाके नोट्स ले सकते हैं। अब हम आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो देखते हैं क्या है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, और ये हमारी इस कंप्लीट सीरीज की आखिरी वीडियो होने वाली है। और उम्मीद है अब तक की सारी वीडियोस आप लोगों को पसंद आई है और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। फिर भी कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट हो नहीं सीरीज के अंदर आप आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना या फिर मुझे व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी भेज भी सकते हैं। मैं उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा और जो भी आपके डाउट्स होंगे हो सकता है उनके ऊपर भी अलग वीडियो बना दूं। आई बात समझ में? अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर और समझते हैं इस वीडियो का आखिरी मतलब इस सीरीज का आखिरी कंसेप्ट क्या है। और भाई हाँ, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब देखते हैं इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, इसके कुछ टाइप से वो समझते हैं। वो क्या, एक तो पहला हमारे पास है अनएंटिसिपेटेड वर्सेस अनएंटिसिपेटेड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। देखो एंटिसिपेट करने का मतलब क्या होता है, फ्यूचर में क्या होने वाला है इसके बारे में सोचना। ठीक है, तो एक होता है एंटिसिपेटेड, एक होता है अनएंटिसिपेटेड। एंटिसिपेटेड का मतलब क्या होता है, जैसा मैंने सोचा वैसा हुआ। अगर प्रोड्यूसर को लग रहा है कि फ्यूचर में उसके गुड्स की या फिर उसके सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज होने वाली है तो वो प्रोडक्शन को यानी कि आउटपुट लेवल को बढ़ाने की पूरी कोशिश करता है। तो मतलब ये आउटपुट लेवल कैसे बढ़ाएगा वो, उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसको इन्वेंटरी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यानी कि या तो वो रॉ मटेरियल्स फालतू लेके आएगा, जितनी फालतू मुझे प्रोडक्शन करनी है उतना ही रॉ मटेरियल्स फालतू चाहिए तो रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, फर्म्स वांट टू कीप इन्वेंट्री टू मीट राइजिंग फ्यूचर डिमांड। तो जो फर्म्स है उनको चाहिए क्या होता है, इन्वेंट्री चाहिए होती है। किस चीज के लिए, फ्यूचर डिमांड को फुलफिल करने के लिए, यानी कि फ्यूचर में जो आउटपुट्स की डिमांड हो रही है उसको फुलफिल करने के लिए। दिस इन्वेंट्री इज क्रिएटेड बाय फर्म नोइंगली सो इट कॉल्ड एंटिसिपेटेड और डिजायर्ड इन्वेंट्री। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एंटिसिपेटेड या फिर डिजायर्ड इन्वेंट्री। यानी कि ऐसी इन्वेंट्री जिसकी हमने चाहत की थी कि भाई फ्यूचर में डिमांड इंक्रीज होने वाली है और डिमांड को इंक्रीज फुलफिल करने के लिए आपको करना पड़ेगा, आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा। रोका पड़ेगा जब हम इन्वेंट्री या पैसा इन्वेस्ट करेंगे। और अगर इसका उल्टा प्रोड्यूसर्स को यह लगता है कि फ्यूचर में डिमांड कम होने वाली है, यानी कि फ्यूचर में लोग हमारे प्रोडक्ट की या फिर सर्विस की डिमांड नहीं करने वाले हैं, जैसे कि बहुत से बिजनेस सीजनल होते हैं, उनके एक सीजन में डिमांड होती है और दूसरे सीजन में डिमांड नहीं होती है, तो वो चाहे तो अपना प्रोडक्शन गिरा सकते हैं, यानी कि वो इन्वेंट्री में फिर कम इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसी को हम बोलते हैं एंटिसिपेटेड, यानी कि जैसा सोचा वैसा हुआ। When firms expectations about a high future demand, मतलब जब फर्म की एक्सपेक्टेशन होती है हाई फ्यूचर डिमांड को लेके, turns out to be erroneous, इस बात का मतलब क्या है, the stock of inventory that gets built upon its own called unanticipated और undesired inventory। यानी कि जब फर्म को यह लगता है ना कि फ्यूचर में डिमांड जो है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रही है, मतलब क्या कि फ्यूचर में जितना डिमांड होता है डिमांड नहीं हुई, उसने सोचा डिमांड बढ़ेगी पर डिमांड कम हो गई, अब क्या हो गया, अब भी तो लॉस हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं अनडिजायर्ड इन्वेंट्री, यानी कि एक ऐसी इन्वेंट्री जिसकी हमने चाहत नहीं करी थी, इसे बोलते हैं अनएंटिसिपेटेड या फिर अनडिजायर्ड इन्वेंट्री। या फिर फ्यूचर में मान लो किसी को लग रहा है कि हमारी जो डिमांड है हमारे प्रोडक्ट की वो कम होने वाली है, लेकिन हुआ क्या, उसने उस चक्कर में प्रोडक्ट नहीं जनरेट किए, आउटपुट नहीं बढ़ाया, लेकिन हुआ इसका उल्टा, डिमांड बढ़ गई। अब होगा क्या, अब भी लॉस होगा क्योंकि वो डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई ना कोई नया कॉम्पिटिटर आएगा, उसके पास जाके लोग गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम करेंगे, क्योंकि लोगों को जो चीज चाहिए वो चीज वो लेंगे, चाहे आप नहीं दोगे तो कोई और प्रोवाइड करेगा उन्हें। आई बात समझ में? तो ये दिक्कत यहाँ पे प्रोड्यूसर्स को देखनी पड़ती है। अब आते हैं आगे, दूसरा पॉइंट है इन्वेंट्रीज इन द बिजनेस साइकिल। इन्वेंट्री का जो इफेक्ट है ना वो बिजनेस साइकिल की वजह से पड़ता है। बिजनेस साइकिल तो ये वर्ड तो मैं इतनी बार समझा चुका हूं ना। बिजनेस साइकिल का मतलब क्या होता है कि या तो मार्केट में बूम है, यानी कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा मात्रा में है, या फिर मार्केट में क्या है, डिफ्लेशन है, रिसेशन है। एक सिंपल सी बात है, मार्केट में बूम होने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं एग्रीगेट डिमांड राइज कर रहा है। एग्रीगेट डिमांड राइज करने का मतलब क्या है कि लोगों के प्रोडक्ट की या फिर सर्विसेज की डिमांड की जा रही है, और जो डिमांड कर रहे हैं तो हमें आउटपुट लेवल फालतू जनरेट करना पड़ेगा। और आउटपुट लेवल फालतू जनरेट करेंगे कैसे, इन्वेंट्री को इंक्रीज करके, यानी कि यहां पे जो इन्वेंट्री की इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाई जाती है। लेकिन अगर बात करूं रिसेशन की तो इस केस में क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड
कम हो जाएगा, यानी कि लोग डिमांड कम करेंगे। अब डिमांड कम करेंगे तो भाई प्रोड्यूसर किसके लिए प्रोडक्शन करे, वो करेगा ही नहीं। इसका मतलब वो अपने आउटपुट लेवल को कम करने की कोशिश करेगा, और कम कैसे करेगा, इन्वेंट्री की डिमांड को कम कर देगा, क्योंकि उसे गुड्स और सर्विसेज नहीं बनानी है तो इन्वेंट्री की डिमांड करेगा ही नहीं। तो वही बात यहाँ पे है। तो ड्यूरिंग रिसेशन एग्रीगेट डिमांड फॉल्स। रिसेशन में क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड जो हमारा फॉल करता है, एज अ रिजल्ट अनसोल्ड इन्वेंट्री। तो जो अनसोल्ड इन्वेंट्रीज है आर क्रिएटेड, ये क्रिएट होते हैं। मतलब क्या है कि एग्रीगेट डिमांड फॉल कर गई और प्रोडक्शन हो रखी है, ठीक है, या फिर हमारे पास इन्वेंट्रीज है लेकिन वो क्या है, अनसोल्ड इन्वेंट्री। अब वो बिकेंगे ही नहीं प्रोडक्ट्स, क्यों, मार्केट डिमांड ही नहीं है। और अनसोल्ड इन्वेंट्री या फिर अनसोल्ड स्टॉक हमेशा लॉस के बराबर माना जाता है, आर क्रिएटेड, इट इंक्रीजेस अनएंटिसिपेटेड इन्वेंट्री। अब ये भी क्या है, अनएंटिसिपेटेड इन्वेंट्री, क्यों, क्योंकि प्रोड्यूसर ने थोड़ा सोचा था कि एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी और उसके गुड्स की डिमांड नहीं की जाएगी, तो उसने जो भी बनाया वो सब बेकार हो जाएगा। तो वो क्या है, अनएंटिसिपेटेड इन्वेंट्री, मतलब ऐसी इन्वेंट्री जिसकी उसने चाहत नहीं की थी। क्योंकि कोई प्रोड्यूसर नहीं चाहेगा कि उसके बनाए हुए गुड्स या फिर उसके बनाई हुई सर्विसेज नहीं परचेज हो, नहीं बिके। सबके सब प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि जो भी उन्होंने गुड्स और सर्विस बनाई है वो सारी क्या हो जाए, चली जाए मार्केट के अंदर, ताकि उनको लॉस ना झेलना पड़े। द रेशियो ऑफ इन्वेंट्री टू सेल्स इंक्रीजेस। अब इस चक्कर में होता क्या है, जो रेशियो टू इन्वेंट्री टू सेल्स होता है वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। एज अ रिजल्ट फर्म्स कट बैक ऑन प्रोडक्शन, और फर्म क्या करते हैं, अपने प्रोडक्शन को कट कर देते हैं, यानी कि प्रोडक्शन के रेट को कम कर देते हैं। एंड मीट सेल्स थ्रू देयर स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री, और सेल कर देते हैं थ्रू द स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज। अब आए क्या है, व्हेन द इकोनॉमी स्टार्ट्स रिकवरिंग, लेकिन जैसे ही इकोनॉमी वापस रिकवर करना शुरू कर जाती है, फर्म्स एंटिसिपेट अ राइज इन डिमांड। तो फर्म को क्या लगता है कि अब मार्केट में डिमांड बढ़ रहा है, और जब मार्केट में डिमांड बढ़ रहा है देन द फर्म स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर एंड क्रिएटिंग मोर इन्वेंट्री। तो जो फर्म है वो ज्यादा प्रोडक्शन करती है और मोर इन्वेंट्री को प्रोड्यूस करने की कोशिश करती है इन एंटिसिपेशन ऑफ राइजिंग डिमांड, ताकि जो भी डिमांड बढ़ने वाली है उसको फुलफिल कर पाए। तो ये बात मैं ऊपर ही आपको समझा चुका था कि अगर मार्केट में बूम का टाइम चल रहा होगा, यानी कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, तो इन्वेंट्री फालतू लगेगी, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। लेकिन रिसेशन के केस में एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो इन्वेंट्री कम कर देंगे, प्रोडक्शन कम कर देंगे। अब आता है लास्ट पॉइंट और इस वीडियो का आखिरी टॉपिक, यानी कि जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये एक फंडामेंटल है, इस मैनेजमेंट को ना हम लोगों ने जापान से बोरो किया था, यानी कि जापान में पहले यूज करते थे। इसका मतलब क्या है, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, यानी कि जैसे ही डिमांड आए अब उसी टाइम फटाफट इन्वेस्टमेंट में लग जाओ, यानी कि डिमांड, इससे क्या और नुकसान नहीं होगा। मैं मानता हूं, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि भाई भैया टाइम तो लगता है प्रोडक्शन करने में, तो हमें तो अपकमिंग डिमांड के लिए पहले तैयार होना चाहिए कि फ्यूचर में डिमांड आने वाली है, प्रोडक्शन करें। लेकिन इसका मानना ही है कि जैसे आपको लगे कि मार्केट में डिमांड फटाफट बढ़ने वाली है, अब उसी टाइम प्रोडक्शन के लेवल को तुरंत इंक्रीज कर दो, और आपको लग रहा है फ्यूचर में डिमांड कम होने वाली है, अब उस टाइम प्रोडक्शन को रोक दो। यहाँ पे क्या है, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज अ कंसेप्ट दैट हैज बीन बोरोड फ्रॉम जापान, जो जापान से लिया गया है। इट हेल्प अस रिड्यूस इन्वेंट्री एज सप्लाई विल रेडी इमीडिएटली, ठीक है। ये इट हेल्प अस टू रिड्यूस इन्वेंट्री, हमें इन्वेंट्री रिड्यूस करने में हेल्प करता है। एज सप्लाई विल बी रेडी इमीडिएटली, अगर सप्लाई क्या है, इमीडिएटली रेडी है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मार्केट में आपने प्रोडक्ट तैयार कर दिए, इन्वेंट्रीज तैयार कर दी, ये सप्लाई करने के लिए भी तैयार होता है रेडी इमीडिएटली आफ्टर मीटिंग डिमांड, ताकि डिमांड को तुरंत फुलफिल किया जा सके। और इसके बाद क्या है, इफ देन नीड्स देन अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री, अगर हमें लग रहा है कि स्मॉलर अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री क्या है, नीड है, हेंस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, तो क्या करना चाहिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ही करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर हमें लग रहा है कि फ्यूचर में डिमांड थोड़ा सा राइज करेगा तो हमें इन्वेंट्री की इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ही करनी चाहिए, ज्यादा पैसा ही लगाना चाहिए ताकि वो पैसा क्या हो, वेस्ट ना हो। इसके बाद इट ब्रिंग्स टुगेदर ऑल इनपुट्स नीडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, और ये क्या करता है, इसका मानना ये है कि जैसे ही डिमांड आए आप सारे इनपुट्स एक साथ यूज करो, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं सबको यूज करो, ठीक है। इट ब्रिंग्स टुगेदर ऑल इनपुट्स नीडेड एट द ईच स्टेज, हर एक स्टेज पे आपको जिस जिस लेवल के इनपुट की जरूरत है उसे इकट्ठा करो और प्रोडक्शन करना शुरू कर दो। एट द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एट द प्रिसाइज टाइम, ठीक है, जो भी टाइम है उसमें शुरुआत कर दो, व्हेन दे आर नीडेड, जब उनकी क्या है, जरूरत है, ठीक है। एज अ रिजल्ट इन्वेस्टमेंट्स इन इन्वेंट्री हैव बीन रिड्यूस्ड, तो इस तरीके से जो इन्वेस्टमेंट है ना इन्वेंट्री में वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब फालतू का पैसा खर्च नहीं होगा, जितनी जरूरत है उतना ही पैसा इन्वेंट्री में इन्वेस्ट करो, उससे फालतू पैसा इन्वेंट्री में इन्वेस्ट मत करो। तो इस फंडामेंटल का मतलब ये है कि आपको जैसे ही पता लगाना कि डिमांड सही में, मतलब आपको लग रहा है कि आप 90% श्योर हो, 90-95% श्योर हो, तो आप उस टाइम पे ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो, किसमें, इन्वेंट्री में,
ठीक है, डिमांड को इंक्रीज करने के लिए, डिमांड को बोला आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए ताकि डिमांड को फुलफिल किया जा सके। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में डिमांड जो है वो कम होने वाली है और आप पूरे तरीके से श्योर हो, आप उस टाइम पे ही इन्वेंट्री की इन्वेस्टमेंट में कट डाउन करना शुरू कर दो ताकि आपका फालतू का पैसा नुकसान ना हो। और इसी को हम क्या बोलते हैं, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, यानी कि जैसा टाइम आया वैसे ही हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे थे आगे कुछ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के कंसेप्ट। उम्मीद है आपको ये सब भी क्लियर हो गए होंगे और इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब इस सीरीज के अंदर मैं सिर्फ वो वीडियोस बनाऊंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर होगी या फिर जो इंपॉर्टेंट होगी। टॉपिक्स हमारे सारे खत्म हो गए हैं और उम्मीद है आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी वीडियो में किसी प्रकार का डाउट नहीं बचा है। ठीक है, फ्री बचा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसको एक रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और इस सीरीज को शेयर भी कर देना उन बच्चों में जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब इसको जो उतारना उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, जहां पे हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, अब इसको जो उतार ले, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।